हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जाम मार्क। मेरा नाम है अखिलेश चौधरी और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए लेक्चर के साथ। तो हमने प्रीवियस दो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एनाटमी का जो इंट्रोडक्शन होता है, कुछ जो उसके टर्म्स होते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, और फिजियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने कवर किया है कि एनाटॉमिकल टर्म क्या होते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होते हैं, एनाटॉमिकल और मूवमेंट्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने प्रीवियस दो लेक्चर में कवर किया है। तो जिस किसी भी बच्चों ने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है वो प्रीवियस लेक्चर जाके अटेंड कर सकते हैं और जो एनाटमी का बेसिक होता है उसको कवर कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो सेल स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा यूनिट फर्स्ट है बीएससी नर्सिंग का सिलेबस में, फर्स्ट सेमेस्टर एनाटमी का जो है, उसमें क्या है कि जो इंट्रोडक्शन टू एनाटमी है और जो सेल चैप्टर है वो सेम यूनिट में दिया गया है, यूनिट फर्स्ट में। लेकिन सेल जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम सेल को एक सेपरेट यूनिट की तरह पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसका अब देखिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा बच्चों, कि जो हम एनाटमी और फिजियोलॉजी जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, एनाटमी, एक सेकंड, जो हम एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, अब देखिए हम एनाटमी और फिजियोलॉजी को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम साथ में एनाटमी भी पढ़ेंगे और साथ में फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो हमारा क्या होगा कि एनाटमी के साथ साथ फिजियोलॉजी भी क्लियर होता रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में आपको सेल पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए, सेल में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। जैसे हमारा सेल बाउंड्री, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, उसके बाद अदर स्ट्रक्चर। अब ये हमारे मेन स्ट्रक्चर होते हैं किसके, हमारे सेल के अंदर। सेल बाउंड्री में हमारा क्या आ जाता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है और सेल वॉल आ जाता है। लेकिन हम डील करने वाले हैं ह्यूमन सेल से, तो ह्यूमन सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में फिर हमारे पास क्या क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस और लाइजोसोम एंड राइबोसोम। अदर स्ट्रक्चर जैसे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और साथ में ही इनके फंक्शंस भी, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका हमारे क्लिनिकल लाइफ से, हमारे डे टू डे लाइफ में क्या फंक्शन होता है, इन सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द सेल, सेल के इंट्रोडक्शन को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। और दूसरा हमारा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिटेल में पढ़ने वाले, हम इसके स्ट्रक्चर को डील करेंगे, हम इसके फंक्शन को डील करेंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक फिगर देख रहे होंगे बच्चे। तो ये फिगर एक कॉम्प्लेक्स फिगर होता है, ये एक सेल है बच्चों। जो ये फिगर आप देख रहे हैं ये एक पूरा सेल है। ठीक, सेल के अंदर इतनी चीजें पाई जाती हैं, जैसे हमारा लाइजोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, सेंट्रियोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और भी कई बहुत चीजें हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस का कवर हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गए, क्रोमाटिन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर एनवलप हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा बच्चों इंट्रोडक्शन। दस, अब हम सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि सेल होता क्या है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब क्या हो गया, जो सेल होता है बच्चों वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है बच्चों, उसका जो सबसे छोटा पार्ट है या सबसे ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई होती है। तो जो सपोज करें एक जैसे घर होता है,
घर एक ईंट से मिलकर बना होता है बच्चों। किससे मिलकर बना होता है? ईंट से मिलकर बना होता है। तो जो एक ब्रिक है वो क्या हो गया? उसका स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। ठीक, क्या हो गया? स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। तो इसी तरह बच्चों जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, क्या होती है? हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक, अब इसमें कई तरह के सेल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। हम उसको कवर करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। ठीक, तो सेल क्या हो गया बच्चों? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गया। किसका? हमारे बॉडी का या किसी भी लाइफ का। ठीक, जो लाइफ की शुरुआत होती है वो किससे होती है? सेल से होती है। It was first observed by Robert Hooke 1665 in Cork using a primitive microscope। अब देखिए सेल पहली बार कब देखा गया बच्चों? सेल पहली बार देखा गया 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। अब किस में देखा गया था बच्चों? एक कॉर्क में देखा गया था। कॉर्क क्या होता है? जो हम बोतल होती है उसको बंद करते हैं, उसमें देखा गया था बच्चों। ठीक, नेक्स्ट है द सेल थ्योरी proposed by the Sheldon and Son 1839 modified by Virchow in 1855। अब देखिए जब सेल की डिस्कवरी हुई बच्चों तो डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उस पे अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिए। ठीक, तो इसी रिसर्च में एक थ्योरी आई जो आई कब बच्चों? 1839 में, और उसको फिर मॉडिफाई किया गया 1855 में। अब इसमें सेल थ्योरी प्रपोज की गई किसके द्वारा? सेल्डन और सोन के द्वारा। अब ये सेल थ्योरी क्या थी बच्चों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं बच्चों वो क्या हैं? या तो एक सेल के हैं या मोर देन वन सिंगल सेल के हैं, और डिफरेंट सेल टाइप से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक, दूसरा क्या था बच्चों? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है वो एक बेसिक यूनिट होती है किसकी? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, और फंक्शनल यूनिट होती है मतलब जो बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं बच्चों वो एक सेल से ही शुरुआत होती है। सपोज करिए कोई एक बड़ा सा ऑर्गन है बच्चों, सपोज करिए हमारा लीवर है। ठीक, तो जो हमारा लीवर है बच्चों वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है। तो हमारा लीवर किससे बना हो? हिपैटोसाइट्स। क्या होते हैं बच्चों? हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वो हिपैटोसाइट्स से मिलकर हमारा लीवर बना होता है। ठीक, ये हेक्सागोनल सेल्स होते हैं जो हमारे लीवर में पाए जाते हैं। अब देखिए एक सिंगल सेल मिलके मतलब एक सिंगल सेल हिपैटोसाइट्स कहेंगे। अब ये जब सारे सेल्स मिल जाते हैं मतलब सेल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो मिलकर फिर क्या बना देते हैं? लीवर बना देते हैं। अब लीवर का जितना भी फंक्शन होता है बच्चों वो एक सिंगल सेल लेवल पे भी हो रहा होता है और पूरे ऑर्गन लेवल पे भी हो रहा होता है। तो इसका मतलब यही हो गया कि एक सिंगल सेल जब परफॉर्म करता है तो एक पूरा सिस्टम बनाता है जिसके थ्रू हमारा पूरा ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम काम करने लगता है। All cells are arise from the pre-existing cell ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब ऐसा क्या? इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी सेल हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं बच्चों या बन रहे हैं वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब किसी सेल से ही बन रहे हैं। ठीक, इसका मतलब हो गया कोई भी एक सेल बन रहा है तो पहले वो एक सेल था फिर उसी से ही दूसरा सेल बन रहा होता है बच्चों। अब मॉडर्न एडिशन क्या हुई है इस थ्योरी में बच्चों? सेल कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें एक मॉडर्न एडिशन किया गया मतलब अभी रिसेंट एडिशन किया गया जिसमें क्या है कि हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है जिसको हम डीएनए कहते हैं और आरएनए भी कहते हैं बच्चों। ठीक, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था सेल के बारे में। ये सब आपने क्लास 12th में क्लास 11th में बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये कोई एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि सेल होता क्या है, सेल का मतलब ये सेल थ्योरी क्या होती है और किसके द्वारा दी गई थी। अब हम आगे देखते हैं। अब कुछ हम जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे जी, सेल के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए जो मेनली दो टाइप के सेल होते हैं बच्चों, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बच्चों वो पुराने मतलब प्रो मतलब क्या होता है बच्चों? जो रेट्रो मतलब क्या? पुराने जो होते हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज कितना होता है बच्चों? 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, ये कुछ फैक्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, जनरल नॉलेज के लिए रखना है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बच्चों वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर
के होते हैं बच्चों। ठीक, तो इस तरह से ये साइज का हो गया। और हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, मेनली हम अभी डील करेंगे क्या एनाटॉमी में, अपने सिलेबस में, हमारे सिलेबस में क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। अब शेप वैरीज, अब शेप, ये शेप के बारे में कुछ बात करेंगे। शेप वैरीज विद द फंक्शन, स्फेरिकल इन आरबीसी, इलोंगेटेड इन नर्व सेल्स, स्पिंडल शेप मसल सेल्स, बेसिक। ठीक, तो शेप भी इसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अभी आपने पहले देखा कि साइज कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक है तो 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक है तो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर। अब हम शेप के बेसिस पे बात करेंगे, तो जो सेल होते हैं बच्चों वो डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे आप अगर आरबीसी का सेल लेंगे तो वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर आप नर्व सेल की बात करें तो वो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। अगर हम इस मसल फाइबर की बात करें तो वो स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप क्या होता है बच्चों, इस तरह से। ठीक, इस तरह से, मतलब बीच में थिकनेस इसकी ज्यादा होगी और किनारों किनारों पे इसकी थिकनेस कम होती है, तो एक स्पिंडल का फॉर्मेशन कराता है, तो इसको हम स्पिंडल शेप करते हैं। अब हम देखेंगे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, ऑल सेल हैव 3 मेन कंपोनेंट, मतलब जो सेल होता है बच्चों वो मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कितने कंपोनेंट से, मेनली 3 कंपोनेंट से। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव बाउंड्री एंड रेगुलेटर फॉर ट्रांसपोर्ट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, वो सेल की देखो एक कवरिंग की तरह होती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जितना भी चीजें होती हैं, ये इसी के अंदर पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है। सपोज करिए ये हमारा सेल है। ठीक, अब सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें पाई जाएंगी। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, फ्लूइड पाया जाता है। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, जो ये आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं ये, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एक बाउंड्री बनाती है। ठीक, बाउंड्री क्यों बनाती हैं, ताकि जो उसके अंदर कंटेंट पाया जा रहा है वो सिक्योर हो सके और एक पैक्ड स्ट्रक्चर बन सके। क्या बन सके बच्चों, एक पैक्ड स्ट्रक्चर बन सके। और क्या करता है, ये एक प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। तो इस लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में डील करने वाले हैं। फिर दूसरा बच्चों साइटोप्लाज्म, फ्लूइड फील्ड मीडियम कंटेनिंग ऑर्गेनल्स एंड साइटोस्केलेटन। अब ये क्या हो गया बच्चों, ठीक, अब देखिए ये जो सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी चीजें पाई जा रही हैं, ठीक, जितने भी फ्लूइड पाया जा रहा है, ठीक, इसमें फ्लूइड पाया जा रहा है, तो ये जो फ्लूइड है बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है कि जो इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनको होल्ड करना, मतलब एक कुशनिंग प्रोवाइड करना, या फिर मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो सेल, एक सेल है, सिंगल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स। अब इनका काम क्या होता है साइटोप्लाज्म का, कि जो ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हों उनका प्रोटेक्शन करना। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके बाहर क्या पाई जाती है, कोई कवरिंग पाई जाती है। कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिसमें कवरिंग नहीं होती है। ठीक, तो साइटोप्लाज्म उनको क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में, उनको प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। तीसरा बच्चों जो मेन हमारा होता है न्यूक्लियस। ठीक, अब जो सेल के अंदर एक सेंटर में या किसी पेरिफेरल साइड पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, अब ये कहाँ होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है बच्चों। किसमें होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल एंड रेगुलेट एक्टिविटी, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और जो भी जेनेटिक एक्टिविटीज होती हैं या फिर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं या हमारे जितने भी जेनेटिक फीचर्स होते हैं जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, जैसे किसी की हाइट कितनी होगी, किसी का रंग कैसा होगा, किसी के बालों का कलर कैसा होगा, ये सब कहाँ स्टोर होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए में स्टोर होता है। ठीक, तो ये है कुछ बेसिक जनरल फीचर किसका, हमारे सेल्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि टाइप ऑफ सेल्स कितने होते हैं, मतलब जो सेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए ये मतलब इसमें लिया गया है किसके बेसिस पे बच्चों, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक बेसिस पे डिवाइड किया। अगर आप शेप के बेसिस पे लेंगे तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, विब्रियो शेप, स्पिंडल शेप, रॉड शेप, कोन शेप, वो सब भी होते हैं सेल्स, पर वो बैक्टीरिया में देखा जाता है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स
smaller no membrane bound organelles DNA lies in nuclear region not enclosed by the nuclear membrane। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, मतलब छोटे साइज के होते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनल्स जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। डीएनए लाइज इन न्यूक्लियाइड रीजन, जो डीएनए होता है वो एक न्यूक्लियोइड मतलब एक डेंस पैक्ड शेप का होता है। सपोज करो ये सेल है तो उसमें एक ऐसा डेंस एरिया होगा, ठीक, क्या होगा बच्चों, एक डेंस एरिया होगा, मतलब हाईली डेंस एरिया होगा जो थोड़ा हमें ब्लैक कलर का धब्बे जैसा दिखेगा। तो वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल है किसके, हमारे प्रोकैरियोटिक के। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है बच्चों, लार्जर साइज होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है विथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है बच्चों वो लार्ज साइज का होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, ठीक। एग्जांपल जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगाई, प्रोटिस्टा, ठीक। तो ये जनरल हो गया किसका, टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होता है बच्चों उसमें मेनली क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। जैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये क्या होता है बच्चों, सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर है, मतलब कुछ ही ऐसे सब्सटेंस को अलाउ करता है जो सेल के अंदर जा सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। दूसरा बच्चों हो गया साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोसोल्स होता है और ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, ठीक। जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। साइटो सोल्यूशन मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है या जो सोल्यूशन पाया जा रहा है उसको हम साइटोसोल्स बोलते हैं। ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स हमारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, अपार्टस, लाइसोसोम। कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम, इंक्लूजन्स बॉडी, ग्लाइकोजन, लिपिड, पिगमेंट्स। फिर तीसरा मेन क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, कंटेन डीएनए, कंट्रोल कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये क्या होता है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है कि जो ये होता है इस पे दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है, ठीक। अब हम सेल स्पेशलाइजेशन देखेंगे। अब देखिए जो हमारी बॉडी होती है बच्चों, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ लिया जनरल फीचर्स ऑफ सेल, सेल होता क्या है, जनरल उसके फीचर्स को जान लिए, जनरल स्पेसिफिकेशन जान लिए। अब हम सेल स्पेशलाइजेशन देखेंगे। जो ह्यूमन बॉडी होती है बच्चों, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक। उनका फंक्शन क्या हो जाता है, कुछ स्पेशल फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो उन्हीं स्पेशल फंक्शन के आधार पर उनको स्पेशलाइज सेल बोला जाता है, ठीक। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, हमारा आरबीसी, ठीक। जो आरबीसी है वो एक स्पेशलाइज फंक्शन या स्पेशलाइज सेल है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्या बच्चों, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। और इसमें मेन क्या होता है बच्चों, ये लैक न्यूक्लियस इन मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं बच्चों उनका जो आरबीसी होता है, जैसे ह्यूमन है, अगर हम इनके आरबीसी को स्टडी करेंगे तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा बच्चों, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। देखिए जो इमेच्योर आरबीसी होती है, क्या होती है बच्चों, इमेच्योर आरबीसीज होती हैं। जो इमेच्योर जो इमेच्योर आरबीसीज होती हैं बच्चों, क्या होती हैं, इमेच्योर आरबीसीज होती हैं, उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल्स न्यूक्लियस पाया जाता है,
ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। जो इमेच्योर आरबीसीज होती हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसीज हो जाती हैं, जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। ठीक, दूसरा हमारा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों, नर्व सेल हो गया। ठीक, जो हमारे बॉडी में नर्व सेल पाए जाते हैं वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्ग एक्सोन फॉर इम्पल्स कंडक्शन, मतलब ये इम्पल्स कंडक्शन में हमारे बॉडी में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे स्टिमुलस का एक जगह से दूसरी जगह आना, हमारे ब्रेन से जो मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे ब्रेन से हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाना, या जहाँ पे हमें स्टिमुलस की पेन का जो सेंसेशन हो रहा है, जो हमें दिख रही है, जो हमें सुनाई दे रहा है, वो कैसे हो रहा है, नर्व हो रहा है। तो नर्व एक क्या है बच्चों, स्पेशलाइज सेल की तरह वर्क करता है। ठीक, फिर तीसरा हमारा मसल सेल, जो मसल सेल्स भी एक स्पेशलाइज सेल है। ये काम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फॉर द मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक, फिर प्लांट में अगर हम देखेंगे, हैव रिजिड सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरेज। प्लांट सेल भी कुछ स्पेशलाइज होते हैं जिनका लार्ज रिजिड सेल वॉल होता है, वैक्यूल्स होता है, सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कुछ स्पेशलाइज सेल स्पेशलाइजेशन, मतलब सेल कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द सेल, कुछ सेल के फंक्शन के बारे में। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, फैसिलिटेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब सेल ही है बच्चों जिसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। बच्चों कैसे होता है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, सेल के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, क्या है, पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया है जो बच्चों वो एटीपी का जनरेशन करवाता है। किसका जनरेशन कराता है, एटीपी का जनरेशन करवाता है। किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके थ्रू क्या करवाता है, एटीपी का जनरेशन करवाता है। स्टोर एंड एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो इसको क्या करता है, स्टोर करता है और एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। कैसे एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी में गेमेट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, जैसे मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवा होता है। ठीक, तो उसमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया इनेबल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब देखिए दो सेल है बच्चों, ठीक, दो सेल या तीन सेल या चार सेल मान लीजिए। ठीक, और हमारे बॉडी में कुछ वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक, तो इन ब्लड वेसल्स से और सेल के बीच में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, तीसरे सेल से चौथे सेल में कौन करवा रहा होता है, ये मेम्ब्रेन करवा रही होती है, सेल्स करवा रही होती हैं। ठीक, तो ये भी एक फंक्शन हो गया किसका, हमारे सेल्स का। अलाउज कम्युनिकेशन विद द अदर सेल, एक दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए भी इनका काम होता है। परमिट ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, ग्रोथ में काम आती है। ग्रोथ में कैसे काम आती हैं, सेल जब डिवाइड करती हैं, सेल साइकिल हम आगे पढ़ने वाले हैं, सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो बॉडी का फिजिकल ग्रोथ दिखता है। रिपेयर में काम आती हैं, सपोज करिए किसी को कोई कट हो गया तो सेल आपस में डिवाइड करके या रिपेयरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होती हैं, अपने आप को रिपेयर कर रही होती हैं। ठीक, तो ये सब जनरल फीचर्स हो गए किसके बच्चों, हमारे सेल्स के। अब हम कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं, क्लिनिकल एंड अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं। मतलब अगर जैसे हम सेल पढ़ रहे हैं, अगर सेल में कोई खराबी होती है, मतलब बॉडी का सेल का जो मैकेनिज्म है, सेल का जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, सपोज करो कोई फंक्शनल दिक्कत आ गई है, स्ट्रक्चरल दिक्कत आ गई है, तो वो कैसे दिखती है, हम क्लिनिकल साइड में क्या देख सकते हैं। कैंसर, कैंसर एक क्या है बच्चों, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ड्यू टू म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफेक्टिव डीएनए इन द न्यूक्लियस, एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया बच्चों। ठीक, अब देखिए कैंसर क्या है बच्चों, कैंसर क्या है, एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, मतलब जो सेल देखिए एक कंट्रोल वे में डिवाइड करता है। मतलब क्या है कि आपकी सपोज करो एक उंगली कट गई, या उंगली नहीं कट गई, कहीं पे कट लग गया,
तो उसको रिपेयर करने में, उसको हील करने में क्या होगा, डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब सेल खुद को डिवाइड करेगा और उस वुंड को कवर करेगा। लेकिन जब क्या होता है, इसी डिवीजन को पे जब सेल अपना कंट्रोल खो देता, मतलब जो डिवीजन करने की कैपेसिटी है बच्चों, उस पे सेल का कंट्रोल खो जाता है, मतलब वो डिवाइड करते ही रह जा रही हैं। जहां सेल को, जहां बॉडी को एक सेल की जरूरत थी, मतलब जब एक सेल की उसको जरूरत थी और कंट्रोल उस पर क्या हो गया है, खो गया है, तो बॉडी क्या करने लगती है, 100 मतलब इन्फानाइट नंबर ऑफ सेल्स बनाने लगती है। जहां एक का काम था वहां 100 बन गया। तो क्या हो गया, इससे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गया, तो वो क्या करती है, फिर कैंसर का फॉर्म ले लेती है। दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज, मैनी वायरस यूज होस्ट सेल मशीनरी फॉर द रेप्लिकेशन। अब देखिए, कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो होस्ट सेल का, होस्ट सेल मतलब जिसपे इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, जिसपे इन्फेक्शन हो रहा हो, उसके सेल्स के मतलब उसके सेल्स का जो डिवीजन का मैकेनिज्म है, उसको यूज करके वो खुद का क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक, हमारे बॉडी में खुद का ग्रोथ करते हैं और हमको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक, ऐसे कुछ ही सेल्स, मतलब कुछ ही वायरस और बैक्टीरिया करते हैं, सारे लोग नहीं कर पाते। फिर तीसरा सेल थेरेपी एंड स्टेम सेल। अब ये एक मॉडर्न ट्रीटमेंट टेक्निक है बच्चों, जिसमें क्या होता है कि सेल थेरेपी की जाती है, मतलब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो सेल थेरेपी, जिसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है, जो बॉडी का स्टेम सेल्स होता है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई होती है, उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सारे मॉडर्न क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हो गए हमारे सेल्स के बारे में, सेल्स लेवल पर जो हम कर सकते हैं। ठीक, अब हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर की। क्या शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया कि सेल्स के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, जनरल फंक्शंस क्या होते हैं, जनरल चीजें हमने सेल्स के बारे में देखा। अब हम सेल्स के स्ट्रक्चर को डील करेंगे, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे कि सेल्स में कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उन स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, उन स्ट्रक्चर का एक्चुअल एनाटॉमी क्या होती है। ठीक, तो हम पहला शुरुआत करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी डील करेंगे, फंक्शन को डील करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को साथ में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं बच्चों। ठीक, तो आपको इसका नोट्स लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम टेलीग्राम पर इस नोट्स के पीडीएफ को प्रोवाइड कराएंगे, आप अपने एग्जाम में इसको फॉलो कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो ठीक, अब हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला हमारा क्या बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चों। ठीक, अब होती क्या है बच्चों, ये एक सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन का बैरियर होता है जो सेल के सराउंडिंग, सेल को सराउंड करता है। ठीक, क्या होता है बच्चों, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव permeable barrier that surround the cell, separating its internal environment, that is cytoplasm, from the external environment। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक, सपोज करिए ये कोई मेम्ब्रेन है। ठीक, अब ये डबल होती है, मतलब 2 लेयर की होती है, तो मैं एक दूसरा लेयर दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। ठीक, ठीक, ये हो गई हमारी मेम्ब्रेन। ठीक, आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो बताइएगा। ठीक, तो ये मेम्ब्रेन हो गई बच्चों, ठीक, जो हमारे सेल्स को सराउंड करती है। अब ये होती क्या है बच्चों, ये एक सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव क्या होती है, परमिएबल होती है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सेलेक्टिव परमिएबल, लिखा गया है बच्चों क्या, सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर। ठीक, यहाँ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये एक सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है ये कुछ ही सब्सटेंस को, मतलब कुछ ही ऐसे केमिकल्स को, कुछ ही ऐसे आयंस को परमिट करती है जो सेल्स के अंदर आ सकते हैं। देखिए, अब ये जो सेल्स के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो गई बच्चों, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। ठीक, और सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं वो क्या हो गया, एक इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया। ये क्या हो गया, इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया। ठीक, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बच्चों, इस सेल के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उस सेल के सराउंडिंग के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करना, और सेपरेट भी करना और इसके बीच में एक कम्युनिकेशन रखना। क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये एक सेलेक्टिव परमिएबल है, सेलेक्टिव
क्या है, परमिएबल है। मतलब इससे कुछ चीजें पास कर सकती हैं जो सेल को जरूरत होंगी, या सेल से जो चीजें बाहर, सेल सपोज करिए सेल में कोई ऐसी चीज बन रही है जो सेल के लिए टॉक्सिक है, तो वो सेल बाहर निकालना चाहेगी ना, तो बाहर निकालने के लिए उसको परमिएबल होना पड़ेगा। परमिएबल का मतलब होता है कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चों, ठीक। तो ये होती है परमिएबिलिटी, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या पाया जाता है बच्चों, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया बेसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग। अब देखिए ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। वाइटल रोल मतलब बच्चों इसेंशियल रोल होता है, जो कि बहुत जरूरी होता है किसके लिए बच्चों, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, ठीक। अब हमको जानना है कि होम्योस्टैटिस क्या होता है। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है बच्चों एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट या कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करना बच्चों, ठीक। क्या करना है, एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है, होम्योस्टैटिस, ठीक। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है एक कांस्टेंट सस्टेन्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या होता है बच्चों, इन्वायरमेंट, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि हो गया हमारा टेम्परेचर। क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर। दूसरा क्या हो गया बच्चों, पीएच। तीसरा क्या आप बोल सकते हैं हम, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, आयन कंसंट्रेशन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, आयन कंसंट्रेशन, ठीक। देखिए होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बच्चों कि एक कांस्टेंट इंटरनल सस्टेन्ड इंटरनल या सस्टेन्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, ठीक। यही होता है होम्योस्टैसिस का मतलब। जैसे हमारी बॉडी है बच्चों, ठीक, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके चलती है। नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए एक्सटर्नल में कितने भी चेंजेस आ जाएं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ रही है, कभी ठंडी बढ़ जाती है, तो देखिए जब गर्मी बढ़ती है तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, स्वेट करने लगती है, मतलब पसीना बहाने लगती है। तो पसीना से क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा स्वेट निकल रहा है या पसीना निकल रहा है बच्चों, उससे हमारी बॉडी क्या मेंटेन कर रही है, होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रही है। होम्योस्टैटिस क्या हो गया कि एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके चल रही है, मतलब बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी, ठीक। तो यही होता है होम्योस्टैसिस। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये क्या करती है, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में एक वाइटल रोल प्ले करती है। दूसरा क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन। ये क्या करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। अब देखिए एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक, जुड़ा हुआ होता है। या हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में डिफरेंट मतलब अनगिनत सेल्स पाए जाते हैं, मतलब हम इतने सेल्स पाए जाते हैं कि गिन भी नहीं सकते। तो हर सेल को किसकी जरूरत है बच्चों, ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे सेल्स में, ब्लड के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, वेसल्स के थ्रू। तो ये क्या कर रही है, एक तरह से जो सेल है वो कम्युनिकेट कर रही है और भी सेल्स के साथ और भी बॉडी के ऑर्गन के साथ, ठीक। तीसरा है इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग। इसका मतलब यही हो गया कि सराउंड के साथ इंटरेक्ट कर रही है बच्चों, ठीक। इट इज अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर थिक एंड डायनेमिक रेदर देन रिजिड। अब देखिए जो ये होता है बच्चों, ये लगभग 7 से कितना, 7 से 10 नैनोमीटर क्या होता है, थिक होता है, और ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका शेप जो है कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक। क्या होता है बच्चों, शेप फिक्स नहीं होता। इसमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। मतलब एक गुब्बारे में अगर करिए आप पानी भर दें, क्या भर दें बच्चों, गुब्बारे में पानी भर दें, तो आप अगर उसको छोड़ देंगे तो वो एक सराउंड या गोलाकार मेंटेन करेगी, लेकिन आप उसको प्रेस करेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो इसी तरह एक फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रही है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया इसका डायनेमिक स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये बेसिक हो गई किसके बारे में बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में।
आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, किसका स्ट्रक्चर बच्चों, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बच्चों। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन 1972। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रपोज किया, लेकिन जो मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब ऐसा मॉडल जो वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है या ग्लोबली एक्सेप्टेबल मॉडल जो था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो 1972 में आया। ठीक, डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन एज ए फ्लूइड लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन एम्बेडेड और एसोसिएटेड विथ इट रिजेंबल ए मोज़ेक। ठीक, किसके किसके थ्रू रिजेंबल किसको करता है बच्चों, मोज़ेक को रिजेंबल करता है। और इनका मेन पॉइंट क्या था कि जो लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है, मतलब लिपिड की दो लेयर पाई जाती है बच्चों जो आपस में अटैच होते हैं। कैसे रहता है, मैं एक एक बना रहा हूं। ठीक ठीक, इसी तरह ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक, तो ये इनका मॉडल था बच्चों। ठीक, हम आगे फिगर इंटीग्रेट किए हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता कैसा है। तो मेन इसका क्या था बच्चों, फ्लूइड लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन एम्बेडेड, मतलब जो प्रोटीन है इसी लेयर में क्या है बच्चों, एम्बेडेड है या फिर सरफेस पे पाए जा रहे हैं। ठीक, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मेन क्या था, कंपोनेंट था। नेक्स्ट ये है बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसमें आप देख रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तरह तरह की चीजें दी गई हैं, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को, सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक, तो सबसे पहला है बच्चों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर पाई जाती है बच्चों। क्या पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर पाई जाती है। ठीक, एक लेयर आपकी ये ऊपर वाली हो गई क्या बच्चों, और दूसरी लेयर हो गई ये नीचे वाली। अब इसको मैं एक अगर ड्रॉ करूं तो ऐसे होता है। ठीक ठीक, ये हो गया, और इसी तरह दूसरी लेयर हो गई बच्चों। ठीक, तो ये दोनों लेयर आपस में जुड़ी हैं। ठीक, ये हो गया पहला लेयर, ये हो गया दूसरा लेयर। तो बाई लेयर का मतलब यही हो गया कि एक लेयर ऊपर से है, दूसरी लेयर नीचे से है। तो ये हो गया बाई फॉस्फोलिपिड लेयर, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ किसका, बाई लेयर। ठीक, फॉस्फोलिपिड मतलब इसमें फास्फोरस के आयंस पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों प्रोटीन चैनल। ठीक, अब देखिए, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंडिंग के साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, मतलब इसको सराउंड के साथ कम्युनिकेट करना, मतलब सेल के अंदर है और सेल के बाहर भी इसको कम्युनिकेशन करना है। तो उसके लिए बच्चों क्या पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं। ठीक, इन प्रोटीन चैनल का काम क्या होता है, ये सेल के अंदर क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। मतलब किसका काम करती हैं, कम्युनिकेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। इसके थ्रू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सेल के बाहर आ रही होती हैं और सेल से अंदर जा रही होती है। मतलब इसके अंदर बाहर का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चों। मतलब इसी प्रोटीन चैनल के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चों। ठीक, फिर दूसरा, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब देखिए ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है बच्चों शुगर, शुगर क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन का मतलब क्या होगा बच्चों, प्रोटीन। तो ये जो ये लेयर हो गई, सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर पाई जाती है, या ग्लाइकोप्रोटीन के पैचेस पाए जाते हैं। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस लेयर के ऊपर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, इस लेयर के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, अब ये काम क्या करते हैं बच्चों, ये काम करते हैं सिग्नलिंग का काम करते हैं। ठीक, सिग्नलिंग का काम करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं। फिर फिर हमारे पास आ जाइए यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये मेम्ब्रेन के आर पार प्रेजेंट होती हैं। ये मेरी मेम्ब्रेन हो गई, तो इस मेम्ब्रेन के आर पार, सपोज करो ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन का ऐसा कोई प्रोटीन प्रेजेंट है जो अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है। मतलब ऐसा प्रोटीन जो इस पूरी लेयर के थ्रू प्रेजेंट है, मतलब बाहर से भी दिख रहा है और अंदर से भी दिख रहा है। तो ये हो गया बच्चों ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का भी काम क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का काम होता है। किसका काम होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है।
ठीक, आप लोग ये याद रखिएगा, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ठीक, अब ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो बच्चे, जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती हैं। कुछ इम्बेडेड प्रोटीन होती हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, और इसके अंदर बच्चों कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो इस मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बच्चों किसका, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेन कंपोनेंट किसके बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों लिपिड। ये कितना होता है, 40 से 50% होता है। जो लिपिड होता है बच्चों, लिपिड जो होता है वो कितना होता है, 40 से 50% होता है। ठीक, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितने किससे मिलकर बनी हुई है बच्चों, 40 से 50% लिपिड से मिलकर बनी हुई है। और मेनली कौन सा लिपिड बच्चों, फॉस्फोलिपिड। मतलब जो सपोज करिए ये मेरी एक फॉस्फोलिपिड हो गई। ठीक, तो इसमें दो पार्ट होता है बच्चों, इसका एक हेड होता है और इसका एक टेल होता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक, तो इसमें फॉस्फो पाया जाता है बच्चों, फॉस्फोरस पाया जाता है, और लिपिड भी पाई जाती है, लिपिड की टेल होती है। ये एम्फीपैथिक होती है बच्चों। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि दो डिस्टिंक्ट रीजन पाए जाते हैं। मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा बच्चों। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एक हाइड्रोफिलिक पोलर है, हेड जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा क्या है बच्चों, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर है, टेल फॉर्मिंग ए बाई लेयर। इसका मतलब क्या हो गया, एम्फीपैथिक आप लोग याद रखिएगा कि दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है बच्चों। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा हेड होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, लेकिन जो हमारा टेल है बच्चों वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आपको पता होगा कि होता क्या है। दूसरा है बच्चों कोलेस्ट्रॉल। देखिए अब जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाई लेयर थी, ये दो लेयर हो गई। ठीक, इस तरह से इसमें बीच बीच में कुछ इम्बेडेड कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, मेंटेन फ्लूइडिटी। जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक, क्या मेंटेन करते हैं, फ्लूइडिटी को, मतलब उसको एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, वो सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है। ठीक, ये हो गया हमारा किसका, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन। स्टेप प्रिवेंट द मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड एंड टू फ्लूइड। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हार्ड ना होने देती है, ना ही ज्यादा फ्लूइड नेचर का होने देती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तीसरा क्या हो गया बच्चों, ग्लाइकोलिपिड। ठीक, ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था कि जो इसके सरफेस पे बच्चों क्या प्रेजेंट होती है, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, या उसके इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्ब कार्ब, और लिपिड मतलब फैट। ठीक बच्चों, ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर, कार्ब से और फैट से मिलकर बनी हुई होती है। ये काम क्या करते हैं बच्चों, मतलब जो हमारे सेल पे एक तरह रिसेप्टर के काम करते हैं बच्चों। ठीक, हमारे सेल को सराउंडिंग से कम्युनिकेट करने के लिए रिसेप्टर का काम करते हैं। प्रेजेंट ऑन द आउटर लीफलेट, प्ले ए रोल इन सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग। मतलब किसी दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सपोज करिए एक सेल है बच्चों, ठीक, वो एक सेल के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो यही ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं बच्चों उस दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारे बॉडी का सेम सेल है या कोई फॉरेन सेल है। ठीक, यही ग्लाइकोलिपिड जो सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेजेंट है, यही ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं, सिग्नलिंग और उसका काम, सिग्नलिंग और रिसेप्टर रिकॉग्निशन का काम करते हैं।
पहले हमने पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ लिया बच्चों, लिपिड कितना था 40 से 50%। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन, दूसरा क्या है बच्चों, प्रोटीन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। एक सेकंड, 40 to 50% प्रोटीन होता है बच्चों, और 50 to 60% क्या पाया जाता है, हमारा प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, और तीसरा है बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाई लेयर है, ठीक, क्या बच्चों, बाई लेयर है। ठीक, दो लेयर हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके अंदर एम्बेडेड है। ठीक, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इस तरह से इसके अंदर क्या है, धसी हुई, मतलब इसके आर पार है, दोनों लेयर के बीच में पाई जाती है। ये हो गया हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। और पेरिफेरल प्रोटीन जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक, येलो कलर से दिखा रहा हूँ, मतलब इसके किसी एक सरफेस पे, चाहे आउटर सरफेस पे चाहे इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट होंगी, मतलब उसके लेयर में एम्बेडेड नहीं होगी, या तो आउटर सरफेस पे होगी या इनर सरफेस पे प्रेजेंट होगी हमारी पेरिफेरल प्रोटीन। और इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। ठीक बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उस पे प्रोटीन या अमाइनो एसिड की ऐसे चेन पाई जाती है, जैसे मैं आपको फिगर में दिखाता हूं। ठीक, आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा ग्लाइको, क्या हो गया बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। ये कहाँ पाई जा रही है, सरफेस पे पाई जा रही है। ठीक, कहाँ पाई जा रही है, ये जो है, ये जो चेन दिख रही है बच्चों आपको, ये अमाइनो एसिड की चेन होती है। और ये ग्लोब्यूल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम ग्लाइको या ग्लाइकोजन या ग्लाइको कहते हैं। ठीक, तो ये आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक, ठीक, तीनों हो गए। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, जो कि इसमें रिसेप्टर हो। अब इनका एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया हमारा, रिसेप्टर्स हो गए, इनका काम करते हैं। सरफेस पे जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं बच्चों, इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। मतलब क्या है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो सेल रिकॉग्निशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन्स हो गए और लिपिड हो गए। और आगे देखते हैं आगे क्या होते हैं और क्या पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है बच्चों। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है, जो कि 2 से 10% होता है। अब देखिए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, ये किसी ना किसी चीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब चाहे लिपिड के साथ बाउंडेड होंगे चाहे प्रोटीन के साथ बाउंडेड होंगे। तो देखिए, फाउंड एज ए ग्लाइकोलिपिड, क्या बच्चों, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब या तो प्रोटीन के साथ पाए जाएंगे या तो लिपिड के साथ पाए जाएंगे। फॉर्म द ग्लाइकोकैलेक्स सुगर कोट। ग्लाइकोकैलेक्स का मतलब क्या बच्चों होता है बच्चों, एक सुगर की कवरिंग या फिर एक कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग बनाते हैं, किस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन। एडेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं ये जो ग्लाइकोकैलेक्स होते हैं बच्चों। ठीक, तो ये मेनली हो गए तीन चीजें, क्या क्या हो गई, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, और क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो मेनली ये चीजें पाई जाती हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये एसिमेट्री क्या होती है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। इनर एंड आउटर लीफलेट डिपर इन लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है बच्चों, बाइलेयर है। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये बाइलेयर है। बाइलेयर का मतलब क्या हो गया, दो लेयर है। ये जो स्ट्रक्चर है इस तरफ, एक सेकंड में सारा, अरे यार क्लियर कर दिया। ठीक, सॉरी बच्चों, थोड़ा क्लियर हो गया था। अब मैं समझाता हूं कि टू लीफलेट का मतलब क्या होता है और एसिमेट्री का मतलब क्या होता है। जो हमने यहाँ पे देखा, कहाँ पे, यहाँ पे देखा कि जो इनर एंड आउटर लीफलेट होता है बच्चों, क्या होता है, इनर एंड आउटर लीफलेट होता है। ठीक,
इनर एंड आउटर लिफलेट होता है, जिसको हम एसिमेट्री भी कहते हैं। तो ये होती क्या है मैं आपको अब समझाता हूँ। अब देखिए, ये हमारी क्या हो गई बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर है। एक ऐसी लेयर है जो साइटोप्लाज्म को क्या कर रही है, मतलब सपोज करिए ये मेरा सेल है, ठीक ठीक, इसकी दो लेयर है। दूसरी लेयर, दूसरी लेयर मैं बनाता हूं। दूसरी लेयर ये हो गई, ठीक। अब एक लेयर जो है बाहर की लेयर है, वो सराउंडिंग को फेस कर रही है, लेकिन जो इनर लेयर है बच्चों वो किसको फेस कर रही है, साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है। किसको फेस कर रही है, साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है। तो जो बाहर की लेयर होगी उसका कुछ डिफरेंट फंक्शन होगा, और अंदर की जो लेयर होगी उसका कुछ डिफरेंट फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक एसिमेट्री क्रिएट कर रही है। लेकिन ये एसिमेट्री जरूरी है किसके लिए बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर, पहली लेयर ये ऊपर वाली, दूसरी लेयर ये नीचे वाली। ठीक, तो पहली लेयर किसको फेस कर रही है, इन्वायरमेंट को फेस कर रही है। मतलब बाहर जो इन्वायरमेंट है, अब वो इन्वायरमेंट हमारा एक्चुअल बाहर का इन्वायरमेंट हो सकता है, या दूसरा सेल हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, इनर इन्वायरमेंट है, वो सेल ही रहेगा, क्योंकि सेल को ही सराउंड कर रही है, वो साइटोप्लाज्म हो रहा है। तो जो ऊपर की लेयर है उसका कुछ डिफरेंट फंक्शन होगा। वहां पे जो प्रोटीन पाए जाएंगे, लिपिड पाए जाएंगे, ग्लाइको प्रोटीन पाए जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड पाए जाएंगे, उनका कुछ अलग फंक्शन होगा। लेकिन जो अंदर पाए जाएंगे प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, उनका कुछ अलग फंक्शन होगा। ठीक, अब देखिए, जैसे ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जा रहे हैं उनका काम हो गया सेल रिकॉग्निशन का, सेल एडेरेंस का, एडेशन का, ऐसा काम हो गया। लेकिन जो अंदर प्रोटीन पाए जा रहे हैं, अंदर जो ग्लाइकोलिपिड पाए जा रहे हैं सेल के इनर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर वाली लेयर पे, उनका काम हो जाएगा अटैचमेंट का। कौन सा अटैचमेंट, साइटोस्केलेटन अटैचमेंट, फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। मतलब जो साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब साइटोस्केलेटन मतलब सेल की जो हड्डी होती है उसके अटैचमेंट में हेल्प करता है। सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या फिर जो हमारे प्रोटीन के बनते हैं, ग्लोब्यूल्स बनते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस है वहां से जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, राइबोसोम से जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उनका एक्सोसाइटोसिस कैसे करवाना है, मतलब सेल से बाहर कैसे निकालना है, इन सब का फंक्शन होता है किसके थ्रू, जो सेल के अंदर अंदर वाली लेयर पे जो प्रोटीन्स, फैट, रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं उनका फंक्शन होता है। ठीक, तो ये हो गई बच्चों कि इसका मतलब एसिमेट्री का मतलब यही हो गया कि जो बाहर की लेयर है, जो बाहर की लेयर है वो कुछ डिफरेंट फंक्शन कर रही है, और जो अंदर की लेयर है वो कुछ डिफरेंट फंक्शन कर रही है। ठीक, अब दूसरा क्या हो बच्चों, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, लिपिड एंड प्रोटीन मूव लेटरली लाइक आइसबर्ग ऑफ सी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, वो फ्लूइडिटी मतलब इसमें क्या है, फ्लूइड नेचर है। फ्लूइड नेचर का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे हमारा जो यहाँ पे प्रोटीन हो गया, या जो हमारे लिपिड या प्रोटीन्स के इम्बेडेड प्रोटीन्स हैं, या फिर पेरिफेरल्स प्रोटीन है जो पाए जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब कभी यहाँ एक पोजीशन पे हैं, कभी दूसरी जगह पे आ गए। अब ये मूव कैसे करना है, आपने समुंदर देखा होगा बच्चों, सी में जैसे एक समुंदर है, समुंदर के में क्या पाया जाता है, आइसबर्ग, बड़े बड़े आइसबर्ग पाए जाते हैं बच्चों। वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, कभी एक जगह पे हैं, कभी दूसरी जगह पे बच्चों। तो समुंदर को समझो क्या है बच्चों, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो उसमें आइसबर्ग पाए जा रहे हैं वो क्या है बच्चों, एक तरह के इम्बेडेड प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है। तो वो क्या कर रहा है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये ट्रेवलिंग कैसे हो रही है, क्योंकि जो समुंदर का पानी है बच्चों वो फ्लूइड नेचर का है, तो इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह तैर रहे हैं ना। तो इसी तरह हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहे होते हैं बच्चों। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया। कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट फ्लूइडिटी। अब क्या करता है बच्चों, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं वो उसके फ्लूइडिटी को रेगुलेट करते हैं। जितने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज्यादा फ्लूइडिटी होगी। सेलेक्टिव परमेबिलिटी अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास
थ्रू एग्जाम्पल स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल मूव फ्रीली, आयंस नीड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है। क्या होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया जिसमें आयनिक चार्ज नहीं प्रेजेंट होता, मतलब कोई पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का मतलब एग्जैक्ट वो नहीं होता है कि कोई सब्सटेंस क्या है या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव। नॉन पोलर का मतलब उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता है। सॉरी बच्चों, ठीक, उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, फ्रीली पास हो जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में, इंटरनल से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्रीली क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक, दूसरा हो गया सेल्फ हीलिंग। इफ पंक्चर द बाइलेयर रीसील स्पॉन्टेनियसली। अब देखिए ये एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मेम्ब्रेन है या फ्लूइडिटी है या इसमें रिजिड नहीं है, तो जब ये पंक्चर होती है बच्चों, सपोज करिए कोई सेल में इंजरी हो गई या किसी कारणवश क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो ये आपस में सेल्फ क्या कर लेगी, हील कर लेगी, मतलब तुरंत ही वो उस पंक्चर को रिपेयर कर लेगी या उस कट को या उस इंजरी को वो क्या करती है, खुद से ही रिपेयर कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं अब फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं हम उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया बच्चों, बैरियर एंड प्रोटेक्शन। ये काम क्या करता है, बैरियर का और प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, मेंटेन द शेप एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, मतलब ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट से। अब ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों ये क्या है, उसकी फिजियोलॉजी है। अब तक हमने एनाटॉमी को देख लिया, अब हम फिजियोलॉजी को भी देख रहे हैं। दूसरा क्या बच्चों, ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों उसके थ्रू इतने ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। कौन कौन से, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा दूसरा क्या हो गया बच्चों, हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब किसी एक जगह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब किसी एक जगह पे सपोज करो कुछ ज्यादा किसी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब कोई चीज ट्रेवल करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसी तरह ऑस्मोसिस होता है बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ठीक, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत पड़ेगी, प्रोटॉन पंप की जरूरत पड़ती है। बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, सेल जब बाहर से किसी चीज को अंदर ले रही है, तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, जब सेल अपने अंदर से किसी चीज को बाहर क्या कर रही है, सीक्रेट कर रही है, भेज रही है, तो वो हो गया एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस किसका होता है बच्चों, प्रोटीन का होता है। ठीक, किसका होता है, प्रोटीन का होता है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है बच्चों वो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। तो प्रोटीन बाहर कैसे निकलती है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू प्रोटीन जो है वो बाहर निकलती है। तो ये दो फंक्शन हो गए, पहला हो गया बैरियर एंड प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अब तीसरा देखेंगे सेल कम्युनिकेशन। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों वो क्या करता है, सेल को कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड ग्रोथ फैक्टर्स। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। किसके रिसेप्टर पाए जाते हैं बच्चों, किसके किसके, हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, ग्रोथ फैक्टर। क्या है बच्चों, ग्रोथ फैक्टर। ठीक, ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर पाए जाते हैं बच्चों। अब ये रिसेप्टर कहाँ पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जा रहे हैं। तो यही रिसेप्टर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड पाथवे।
क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में देखिए हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है बच्चों, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स की जरूरत पड़ रही है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन के स्टिमुलस, न्यूरॉन के न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ रही है बच्चों। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल का ट्रांसफर करना, इस पाथवे को ही वो बनाती है। तीसरा क्या हो गया बच्चों, चौथा फंक्शन क्या हो गया, सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन, मतलब दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करना। बॉडी अपने सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, फॉरेन सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, ये डिपेंड किस पे करता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके बेसिस पे। कौन से रिसेप्टर, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलेटिव हेल्प इन इम्यून रिकॉग्निशन एंड सेल टू सेल एडेशन। इम्यून रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, सपोज करिए हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सेल आया, कौन सा सेल आया, फॉरेन सेल आया। अब हमारे बॉडी का सेल उसको कैसे पहचानेगा कि हमारा सेल है या फिर हमारा नहीं सेल है, तो उस पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक, जो अपने सेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फॉरेन सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और उसको ट्रीट करते हैं एक फॉरेन सेल की तरह और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। अब इसी तरह तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आता है। दूसरा सेल टू सेल एडिशन। सेल टू सेल एडिशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक सेल दूसरे सेल से कैसे अटैच होता है, रिसेप्टर के थ्रू या हुक के थ्रू। किसके थ्रू, ऐसे हुक का फॉर्मेशन होता है बच्चों, इसको हम डेस्मोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। जो एक सेल, सपोज करिए ये मेरा एक सेल हो गया, दूसरा मेरा एक सेल हो गया, तो उसके बीच में एक हुक का ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम डेस्मोसोम बोलते हैं, ठीक। तो यही क्या कराते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा क्या बच्चों, कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या करता है, प्रोवाइड ए बाउंड्री फॉर द स्पेशलाइज्ड प्रोसेस इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं बच्चों, सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, क्या हो रहे होते हैं, फंक्शन हो रहे होते हैं, उसके लिए एक कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है, मतलब एक सेपरेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई। क्या हो गया बच्चों, मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दैट इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक। जैसे हमारी इंटेस्टाइन की एपिथेलियम होती है बच्चों, उस पे क्या पाई जाती है, माइक्रोविलाई पाई जाती है। वो माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन्हीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से होता है, ठीक। अब ये करती क्या है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे एब्जॉर्बेशन ज्यादा होता है, सिक्रीशन ज्यादा होता है, ठीक। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि किससे डिराइव हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सीलिया एंड फ्लैजिला हो गया, यूज फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं बच्चों, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिराइव्ड होते हैं। जैसे सेल जंक्शन हो गया, टाइट जंक्शन हो गया, डेस्मोसोम हो गया, गैप जंक्शन हो गया फॉर एडेशन। तो इतने टाइप के क्या होते हैं बच्चों, सेल जंक्शन होते हैं। सेल जंक्शन का मतलब क्या हो गया, आपस में सेल का क्या होना, कनेक्शन होना बच्चों, ठीक। तो जैसे टाइट जंक्शन है, सेल टाइटली पैक होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। डेस्मोसोम जो हुक का फॉर्मेशन कराते हैं, गैप जंक्शन फॉर एडेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शन हो गए हमारे किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बच्चों क्लिनिकल कोरिलेशन देखते हैं कि अब जैसे हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, तो क्या बीमारियां होती हैं, क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं एक ह्यूमन के अंदर। तो सबसे पहला है बच्चों सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये देखिए ये एक जेनेटिक बीमारी है। क्या बच्चों, जेनेटिक बीमारी है, जो कि CFTR जीन जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, क्लोराइड चैनल होता है। CFTR एक जीन होती है जिसमें म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा क्लोराइड चैनल क्या हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है या इनफंक्शनल हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो हमारा डिफेक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब जो आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। आप ये आगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। दूसरा है बच्चों डायबिटिक मेलाइटस, इन्वॉल्व डिफेक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर सिग्नलिंग एट द मेम्ब्रेन। अब देखिए जो हमारी मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उस पे क्या होते हैं, शुगर के या ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ये पोरिन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं।
इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सेल को क्या करते हैं, शुगर इनटेक में, मतलब जो हमारे ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट है या ग्लाइकोजन प्रेजेंट है या ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको सेल के अंदर लाने में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है, इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं। अब ये इंसुलिन के रिसेप्टर जब फंक्शन नहीं करते हैं बच्चों, क्या होता है, सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और डायबिटिक मेलाइटस होता है जिसमें क्या होता है बच्चों, शुगर या हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा बच्चों कैंसर, मैंने जैसे आपको बता दिया है कि कैंसर क्या होता है, अल्टर्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड रिसेप्टर अलाउ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड मेटास्टेसिस। मतलब क्या होता है इसका, कैंसर में क्या होता है, कुछ रिसेप्टर में दिक्कतें आती हैं जिससे अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है, या फिर सेल साइकिल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आज हमने डिस्कस किया कि क्या होते हैं बच्चों, सेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, सेल होता क्या है, सेल में कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और उनका जनरल फंक्शन देखा, जनरल शेप एंड साइज देखा, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल देखा। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा कि हम साथ में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डील करेंगे, मतलब हम जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसका फंक्शन क्या होता है, उन सभी चीज़ों को पढ़ा, और साथ में फिजियोलॉजी भी पढ़ी बच्चों, और उसका क्लिनिकल रिलेशन भी देखा कि हम उसको क्लिनिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप जब क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाएंगे 1-2 महीने बाद, तो आप ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। और इस नोट्स को, इस पीपीटी को या पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए या नोट्स को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।